शाहमीर ने उसे नाजिश से होने वाली सारी गुफ्तगू मनोअन सुना दी थी, लेकिन उसका दिमाग इसी बात पर अटक गया था कि उसे मेरी डायरेक्शन करने से क्या मसला है। यार, उसे तेरी डायरेक्शन से कोई मसला नहीं। उसे लगता है तू हमेशा मेरे और उसके बीच आ जाता है। तो वो बड़ी मेहनत से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक नुक्ता ढूंढ कर लाई थी जिससे तुझे नाअहल साबित कर सके। शामिर ने उसे वजाहत दी और दरख्वास्त भी की थी कि अब इस बात को च्युइंगम की तरह खींचने की बजाय ख़त्म कर दे, क्योंकि नाजिश मलिक क्या सोचती है उससे कम अज़ कम शामिर शाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पढ़ना तो उमैर को भी नहीं चाहिए। पता नहीं कौन सी दुनिया की मखलूक है वो, जो ये समझती है कि काम सिर्फ कैमरे के सामने नजर आने वाले लोग करते हैं। जिसका काम उसकी आंखें और झूठी अकल ना देख सकें, वो नाअहल और नालायक है। उमैर का गुस्सा था कि कम ही नहीं होने में आ रहा था। वो जो मैं गधों की तरह 6 महीने से अकेले सारा काम संभाल रहा था, उसका क्या? अच्छा ना यार, अब खुद को गधा तो ना कह। और तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? समझा दिया मैंने उसे, अब नहीं कहेगी वो ऐसा। दफाओ। शामिर को जेरे लब मुस्कुराता देखकर वो मजीद चिढ़ा था। मैं जज्बाती इसलिए हो रहा हूँ यार, क्योंकि वो मुस्तकिल हर सेट पर फजूल बातें कर रही है कि मैं तेरी मेहनत पर अय्याशी कर रहा हूँ। कई बार मैंने ये बात अमाया के मुंह से भी सुनी है, इसलिए अब उसका दिमाग गर्म हो गया था। लो जूस पियो और दिमाग ठंडा करो, ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देते। शामिर ने हल्के फुल्के अंदाज में उसे मुतमईन किया था। नाजिश का दिमाग वो दुरुस्त करने का खुद ही इरादा रखता था। बीजान का ऑपरेशन है सुबह, आज रात हम वहीं रुकेंगे। तुम और सहर सुबह आ जाना उनसे मिलने, और अपना और सहर का ध्यान रखना। बाहर गार्ड्स हैं, घबराना नहीं। उमैर ने जूस का गिलास मेज पर रखते हुए कहा। उसके इशारा करने पर शामिर अपना कोट कंधे पर डालकर खड़ा हुआ। आयत ने उमैर की बात पर असबात में सर हिला दिया। वो दोनों अस्पताल पहुंचने ही वाले थे कि उमैर के पास अरूज की अम्मी का फ़ोन आया, जो उस वक्त अस्पताल में बीजान के साथ थी। जी खाला जान, सब खैरियत तो है? मैं और शाह बस आ ही रहे थे। उमैर ने उनकी घबराई हुई आवाज़ सुनकर कहा। नहीं उमैर बेटा, खैर ही तो नहीं है। अच्छी भली मेरे साथ बैठी बातें कर रही थी कि अचानक सीने में दर्द उठा और तकलीफ से दोहरी होती गई। अभी डॉक्टर इमरजेंसी में ले गए हैं, कह रहे हैं कि शायद फौरी ऑपरेशन करना पड़े। तुम लोग आ जाओ यहाँ, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है बेटा। उमैर ने उनकी बात सुनकर उन्हें तसल्ली दी और शामिर को इशारे से गाड़ी तेज चलाने को कहा। खाला जान, बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं हम। उसने खुदा हाफिज कहकर फ़ोन बंद किया तो शामिर सवालिया नज़रों से उसी को देख रहा था। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं तुम्हारे चेहरे पर? वो बीजान की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, शायद अभी ऑपरेशन करना पड़े। उसने अटक अटक कर बात मुकम्मल की। शामिर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी, लेकिन हाथ उसके भी कपकपा रहे थे। अपनी माँ का लम्स महसूस किए हुए तो अरसा बीत चुका था। माँ के नाम पर जो हस्ती उसके पास मौजूद थी, वो बीजान ही तो थी, जिन्होंने उसे सगी माँ जैसा प्यार दिया था। कभी भी आयत उमैर और सहर से कम नहीं समझा था। आज सुबह ही तो वो कितनी खुश थी जब उन्होंने आयत का हाथ उसके हाथ में थमा कर कहा था कि अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसकी आंखें नम हुई थी। उमैर ने भी अपने आंसू छुपाने के लिए खिड़की की जानिब मुंह कर लिया। न जाने हम मर्दों को अपने एहसासात छुपाने की इतनी आदत क्यों होती है। हम क्यों अपने दर्द का इजहार करने से इस कदर घबराते हैं। शामिर अपनी सोचों में उलझा चेहरे पर से आंसू साफ कर रहा था। जब नजर उमैर पर पड़ी तो मुस्कुरा दिया और उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। उमैर ने उसके हाँ में हाँ मिलाई थी। शामिर ने गाड़ी पार्क की ही थी कि उमैर तेजी से अंदर की जानिब भागा। उसे इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही खाला जान खड़ी दिखाई दी। खाला, वो बी जान, कब से यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन ये डॉक्टर्स कुछ बताते ही नहीं हैं। शामिर उन दोनों की तरफ आ रहा था जब डॉक्टर वार्ड से बाहर आया। मिसेज वजीहा फरीद के साथ हैं आप लोग? हाँ, मैं उनका बेटा हूँ। आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके, डॉक्टर ने अफसुर्दा लहजे में कहा। उमैर के कदम लड़खड़ाए थे। शामिर ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। यह आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी सुबह ही तो मिलकर गया था मैं उनसे, बिल्कुल ठीक ठाक थी वो। उमैर ने बिखरे हुए लहजे में कहा। शाह देखो ये क्या कह रहे हैं। बीजान, हमारी बीजान, वो कैसे हमें छोड़कर जा सकती हैं? वो तो हमारा इंतज़ार कर रही थी ना। टूट टूट कर लफ्ज़ अदा हो रहे थे। वो ज़मीन पर बैठता चला गया।
آج وہ پھر وہی 11 سال کا بچہ بن گیا تھا جس نے 11 سال کی عمر میں اپنے باپ کو کھویا تھا، لیکن اپنی ماں اور بہنوں کے لیے اپنے آنسو خشک کر کے وہ ان کا سائبان بن گیا تھا۔ اپنی ہر خواہش پر خوشی تیاگ کر ان کے بارے میں سوچا۔ آج وہ بچہ پھر تنہا ہو گیا تھا۔ میں سحر اور آیت سے کیا کہوں گا شاہ؟ میں انہیں کیسے بتاؤں گا کہ بی جان اب کبھی نہیں آئیں گی؟ حوصلہ کرو میرے بچے۔ اس کے بے ربط جملوں اور ٹوٹے پکھرے لہجے پر خالہ جان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاہ میر نے سلیمان شاہ کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ اس وقت اس کا اپنا ذہن بھی معاف ہو چکا تھا۔ وہ بس یک ٹک ایمرجنسی وارڈ کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے قبل اس نے ایسے ہی ایک دروازے سے اپنی ماں کو سفید چادر میں لپٹے باہر آتے دیکھا تھا، اور اب بی جان نہیں۔ یہ خیال ہی سہانے روح تھا۔ سلیمان شاہ ہسپتال پہنچے تو دونوں کو وہیں راہداری میں زمین پر بیٹھے پایا۔ شاہ میر، ان کی پکار پر شاہ میر دوڑ کر ان تک آیا۔ بابا جان، وہ بی جان، وہ کیسے جا سکتی ہیں؟ صبر کرو بیٹا، ایک دن سب نے ہی جانا ہے اس دار فانی سے۔ ہمت کرو، ان بچوں کو تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے آنسو پونچھے۔ میں شکر گزار ہوں وجیہہ کہ آپ نے آخری دم تک میرا مان قائم رکھا، انہوں نے زیر لب کہا اور نم آنکھوں سے عمیر کی طرف بڑھے۔ عمیر بیٹا، ہمیں ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد آپ کی بی جان کو گھر لے جانا ہے۔ ہمت کرو بیٹا، آیت اور سحر کو سنبھالنا ہے۔ آپ ایسا کرو گے تو انہیں کون سمجھائے گا؟ انہوں نے اسے اٹھایا تھا۔ وہ اگلے 1 گھنٹے میں بی جان کو لیے گھر پہنچ چکے تھے۔ آیت اور سحر شدید صدمے اور بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ لوگوں سے گھر بھر چکا تھا۔ شاہ میر تدفین کی تیاری میں لگا تھا، جبکہ عمیر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شاہ میر نے کئی بار اندر آ کر اسے تلاشنا چاہا، لیکن بے سود، وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ بالآخر اسے عروج کو کہنا پڑا کہ وہ عمیر کو بلا کر لائے، بی جان کی تدفین کے لیے جانا ہے۔ عروج اسے ڈھونڈتی ہوئی کمرے میں آئی تو وہ بی جان کا دوپٹہ مضبوطی سے تھامے بے خبر سو رہا تھا۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ عروج نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں اٹھا تو وہ شاہ میر کو وہیں بلا لائی۔ اسے یوں سوتا دیکھ کر شاہ میر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے اٹھایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو حیرت سے سامنے بیٹھے شاہ میر کو دیکھا، اور پھر اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ شاہ میر اسے بمشکل راضی کر کے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ لوگ بی جان کی تدفین کر کے آئے تو ملنے جلنے والے لوگ بھی جا چکے تھے۔ آیت اور سحر اپنے اپنے کمروں میں بند ہو چکی تھی۔ بابا جان، میں یہیں رک جاؤں؟ عمیر کو اس وقت اکیلے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا وہ۔ سلیمان شاہ نے اسبات میں سر ہلایا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرحا نے ہمت مجتمع کر کے ساری ریکارڈنگز سنی تھی۔ کوئی عبدل نام کا شخص مسز انجم کو بلیک میل کر رہا تھا۔ یقیناً یہ ان کے آفس میں کام کرتا تھا۔ اس نے مسز انجم سے دھوکے سے کسی اہم دستاویز پر دستخط لیے تھے، جس کو بنیاد بنا کر وہ انہیں نہ صرف بلیک میل کر رہا تھا بلکہ 2.5 کروڑ روپے مانگ رہا تھا۔ کس چیز کے پیپرز ہو سکتے ہیں وہ؟ مرحا نے کالز کو کئی بار سنا، لیکن اسے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا۔ صد شکر تھا کہ جیسا سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہیں تھا وہاں۔ اس نے من ہی من شکر ادا کیا۔ حنظلہ ہی بتا سکتا ہے، اب تو یہ اسے سناتی ہوں۔ وہ ارادہ کر کے باہر آئی تو بچے اسے لان میں کھیلتے دکھائی دیے۔ حنظلہ بھی ریکارڈنگ سننے کے بعد یہی سوچتا رہا کہ آخر یہ کس چیز کے پیپرز ہو سکتے ہیں۔ مرحبا جی، ایک آئیڈیا ہے، ہم کچھ دن مزید کالز ریکارڈ کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن ہم تمہاری ماما کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ مرحا کی بات سمجھتے ہوئے حنظلہ نے ذہن میں اگلا منصوبہ ترتیب دیا اور چھلانگ لگا کر کسی چھلاوے کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ بابا کو دروازے تک چھوڑ کر واپس آیا تو گھر ایک دم ہی خالی خالی محسوس ہوا۔ یہ مائیں ہی تو ہوتی ہیں جن کے وجود سے گھر جگمگاتے ہیں، ہر سو رونق لگی رہتی ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے ان خالی در و دیوار کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں آج اسے اس گھر میں اور شاہ ہاؤس میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد جب بھی اسے اپنا گھر خالی خالی لگتا، کاٹ کھانے کو دوڑتا تو وہ بھاگا بھاگا یہاں چلا آتا تھا۔ سب سمجھتے تھے یہ عمیر کی محبت ہے جو اسے 2 گھڑی اپنے گھر میں سکون نہ لینے دیتی، لیکن یہ تو صرف وہی جانتا تھا کہ اسے یہاں ممتا کا احساس کھینچ لاتا تھا۔ بی جان کا وجود اسے اپنے پاس بلاتا تھا۔ آج اسے اس گھر میں بھی وہی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سر تھامے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔
उस वक्त उसे ना आयत के साथ हुआ निकाह याद और ना ही नाजिश को सबक सिखाने की चाह, और वो लड़की जिसकी याद उसके दिल को हमेशा बेचैन रखती थी, उस वक्त उसे वो भी याद नहीं थी। वो खामोशी से उठकर बाहर आया और गार्ड को बताकर गाड़ी निकाल लाया। काफ़ी देर तक खाली सड़कों पर बेमकसद गाड़ी चलाते रहने के बाद अनजाने एहसास के तहत उसने गाड़ी कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर डाल दी। कुछ ही देर में वो बीजान की ताज़ा कब्र पर मौजूद था। वो बच्चों की तरह हिचकियां लिए रो रहा था। आज एक बार फिर सुकून की तलाश उसे यहाँ खींच लाई थी जहाँ उसकी दोनों माएँ मौजूद थीं। अरूज, आयत और सहर को खाना खिलाने के बाद उमैर के कमरे में गई तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। वो बीजान के कमरे में चली आई। वो खामोशी से सर झुकाए उनके बेड के सिरहाने ज़मीन पर बैठा था। उमैर, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लो। अरूज ने उसके पास बैठते हुए कहा। खाना तो बीजान ने भी नहीं खाया, तुमने उन्हें खाना खिलाया? उसने खला में घूरते हुए कहा। उमैर, संभालो खुद को। मैं जानती हूँ तुम्हारा ज़ख्म ताज़ा है और ये वो ज़ख्म है जो कभी नहीं भरेगा। माँ बाप को खोने का गम कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ ही हमें इस हकीकत को भी तस्लीम करना चाहिए उमैर कि यही कानून कुदरत है। हम सबको ही एक दिन उसी की जानिब लौट कर जाना है। अरूज ने उसे समझाना चाहा। ये देखो उनका दुपट्टा, उनकी जाए नमाज, उनकी तस्बीह और ये उनकी दवाएं, खाने की चीज़ें, कपड़े, सब कुछ तो यहाँ मौजूद है। देखो हर एक चीज़ वैसे ही रखी है, बिल्कुल जैसे वो अपने हाथ से रखती थी। ऐसा लग रहा है कि वो अभी कहीं से आ जाएंगी, मुझे आवाज़ देंगी। उनके इस्तेमाल की हर चीज़ यहाँ वैसी की वैसी रखी है। फिर वो खुद क्यों चली गईं? माएँ क्यों चली जाती हैं अरूज? उसने एक एक चीज़ को बेखुदी में छूकर बेबसी से कहा। तुम दुआ करो ना उनके लिए। उमैर सर उठाकर उसे देखने लगा। तुम्हारे दुआ करने से तुम्हें भी सुकून मिलेगा और उन्हें भी राहत मिलेगी। वो बगौर अरूज की बात सुन रहा था। खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गया। आज कोई भी शख्स उसके गम का मदावा नहीं कर सकता था। मरहबा जी, हमें 3 दिन हो गए हैं मुसलसल कॉल रिकॉर्ड्स करते हुए, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि ब्लैकमेलर का असल मकसद क्या है। हंजला ने हाथ की मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ पर मारते हुए कहा। तभी आहद और हानी भी वहाँ चले आए। हानी तो अपना टैबलेट लेकर वहाँ से चली गई, जबकि आहद वहीं उनके साथ ही बैठ गया। मरहबा जी, और तुम जेम्स बॉन्ड, आप दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पकाते रहते हैं? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आहद ने चिप्स के पैकेट से चिप्स खाते हुए कहा। नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हंजला ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। चलो ना बताओ, वैसे मेरे पास एक न्यूज़ है तुम लोगों के लिए, उसने मज़े से चिप्स मुंह में रखते हुए सनसनीखेज अंदाज में कहा और फिर मुस्कुरा दिया। कैसी न्यूज़? मरहा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। सबसे पहले तो ये बता दूं मरहबा जी कि आपने मिशन के लिए गलत बंदे का इंतखाब किया था। ये नकली जेम्स बॉन्ड आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब की बार हंजला के साथ मरहा को भी झटका लगा। क्या मतलब? कौन सा मिशन? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? हंजला हकलाया था। पहले ये मसला हल कर लूं, फिर तुम्हें एक्टिंग की क्लासेस दिलवाऊंगा। कसम से बहुत बोर करते हो तुम। हंजला का दिल चाहा कि पंच मारकर उसका मुंह सुजा दे। मैंने आज सुबह पोर्च में मामा को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखा। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से जाकर उनकी बात सुनी। वो वही शख्स था मामा को ब्लैकमेल कर रहा है और जिसे आप दोनों तलाश कर रहे हैं। अभी उसने इतना ही कहा था कि हंजला ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। बड़ी कोई लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हो तुम। हंजला के मजाक उड़ाने का कतई बुरा मनाए बगैर वो फिर से गोया हुआ। तुम्हें ये कैसे पता चला कि हम यही जानना चाह रहे हैं? मरहा के पूछने पर वो फखरिया अंदाज में मुस्कुराया। मैंने आपको और इस नकली जेम्स बॉन्ड को कल रात में बातें करते सुना था। आप दोनों को क्या लगा? मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, उसने रूठते हुए कहा। अच्छा आप ड्रामे बंद करो। ये बताओ क्या कह रहा था वो शख्स तुम्हारी मामा से? मरहा ने कहा। वो खुद को बाबा का भाई बता रहा था और वो इस घर में और बिजनेस में अपना हिस्सा लेना चाहता है। वो चाहता है कि मामा ये घर और बिजनेस के 30% शेयर्स उसके नाम कर दें, वरना वो हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेगा। आहद ने तफसीलात उनके गोश गुजार की। अब की बार वो दोनों सीधे होकर बैठे थे। लेकिन तुम्हारे बाबा का तो कोई भी भाई नहीं था और
ये ब्लैकमेलिंग नहीं, सीधी सीधी धमकी है। मिसेज अंजुम को तो चाहिए कि फौरन पुलिस में रिपोर्ट करवा के पकड़वाएं इस शख्स को। मरहा की बात पर दोनों के सर इस बात में हिले थे। नहीं, हमारे बाबा का कोई भाई नहीं है। यकीनन वो शख्स झूठ बोल रहा है, वरना ब्लैकमेलिंग का सहारा लेने के बजाय कानून से रजू करता। हंजला की बात पर दोनों के सर इस बात में हिले। नहीं, बाबा का कोई भाई नहीं है, लेकिन दादा जान की एक मुंह बोली बहन थी। ये शायद उन्हीं का बेटा हो। और धमकी की जहां तक बात है, कुछ तो है जो मामा उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, वरना वो यूं कभी भी उसकी बात बर्दाश्त ना करती। आहद ने मालूमात में मजीद इजाफा किया था उनकी। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? आहद ने मरहा से पूछा। अब जबकि हम सब कुछ जानते हैं तो मिसेज अंजुम से हमें बराह रास्त बात करनी चाहिए। बहुत हो गई जासूसियां। हम उनसे कहेंगे कि वो कानूनी मदद लें। ऐसे कैसे कोई भी शख्स उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है? उसके पास कोई अहम पेपर्स हैं मामा के, जिनकी बुनियाद पर वो उन्हें परेशान कर रहा है, हंजला ने कहा। फिर तो सबसे पहले हमें मामा से ये पूछना होगा कि आखिर वो पेपर्स किस चीज़ के हैं और उसके पास गए कैसे वो। शायद यही वजह हो जिसकी बिना पर मामा मजबूर हैं और खामोश हैं, आहद ने कहा। इतने से हो तुम दोनों, और दिमाग देखो कैसे चल रहा है तुम लोगों का। मरहा ने साथ बैठे हंजला के सर पर चपत लगाई थी और वो दोनों भी हंस दिए। ये तो उनका पसंदीदा मशगला था, तो अब क्यों वो पीछे रहते जब उनकी अपनी मामा को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शामिर घर लौटा तो सुबह के 7 बज रहे थे। वो नहा धोकर कपड़े तब्दील करके नीचे आया ताकि नाश्ता करके फरीद हाउस जा सके। उसने सुलेमान शाह के कमरे में जाकर देखा तो वो सो रहे थे। वो आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करता किचन में आया और अपने लिए जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा। एनी उससे आज की मीटिंग्स के बारे में पूछ रही थी और वो हूँ हाँ में गायब दमागी से जवाब दे रहा था। एनी ने फ़ोन कान से हटाकर परेशानी से देखा। सर, हम आज की मीटिंग्स 2 दिन बाद शेड्यूल कर लें, जब आप कुछ बेहतर महसूस करें। उसके अंदाज पर शामिर मुस्कुराया और मुस्बत जवाब देकर फ़ोन बंद कर दिया। वो जानता था अब एनी सब संभाल लेगी। वो रास्ते में एक रेस्टोरेंट से खाने का सामान पैक करवा कर फरीद हाउस पहुंचा। उसे लॉन में ही अरूज चहलकदमी करते हुए मिल गई थी। अरूज, बात सुनो, ये मैं नाश्ते का सामान लाया हूँ, तुम इसे डाइनिंग टेबल पर लगवाओ, मैं बाकी सबको बुला कर लाता हूँ। मैं गई थी उठाने सबको, सबके कमरे लॉक हैं। उमर बीजान के कमरे में है। अरूज ने उसके हाथ से सामान लेते हुए उसे मुत्तला किया। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, तुम ये तो निकलवाओ ना। वो बीजान के कमरे की तरफ बढ़ा। बीजान, बेसाख्ता उसके लबों ने पुकारा। उमैर उठो, दरवाज़ा खोलो। काफ़ी देर मुसलसल दस्तक देने के बाद तब कहीं जाकर उमैर ने दरवाज़ा खोला। यार, कितनी देर से उठा रहा हूँ तुम्हें, शामिर ने खफगी से कहा। आओ अंदर आ जाओ। उमैर ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे लाउंज में ले आया। जाओ आयत और सहर को लेकर आओ, उनसे कहो आकर नाश्ता करें। उसने उसे उन दोनों के कमरे की तरफ भेजा और खुद आकर अरूज के साथ नाश्ता टेबल पर लगवाया। कुछ ही देर में वहाँ सभी मौजूद थे, सर झुकाए बेदिली से खाने में मसरूफ़ थे। दोपहर तक सुलेमान शाह भी वहाँ आ चुके थे। सबकी मौजूदगी के बावजूद बीजान की कमी बेइंतहा महसूस हो रही थी। उमैर के हलक में निवाला अटकने लगा। वो नम आंखें पोंछता उन सब से माजरत करता वहाँ से उठकर लॉन में चला आया था। यहाँ क्यों आ गए? शामिर कुछ ही देर के बाद कॉफ़ी का कप हाथ में लिए वहीं चला आया। यार, मुझे लग रहा है मेरा दिल फट जाएगा, उमैर ने बेबसी से कहा। सब्र करो यार, रब की यही रज़ा है। आओ मेरे साथ चलो। शामिर उसे साथ लिए बीजान की कब्र पर आया था। फातिहा पढ़ने के बाद कब्र पर फूल डाले और उमैर के पास आकर बैठ गया, जो खामोशी से सर झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ़ था। माएँ भले मनो मिट्टी तले जाकर सो जाएं, औलाद की फिक्र उन्हें वहाँ भी बेचैन किए रखती है। तुम जानते हो तुम्हारी आंख से निकलने वाला हर आंसू बीजान को किस कदर अजियत दे रहा होगा। हालांकि तुम्हें तो वो तुम्हारी बहनों का सरपरस्त बना कर गई हैं। उमैर ने मोहब्बत से कब्र की मिट्टी को छुआ और शामिर की बात समझते हुए वहाँ से उठकर गाड़ी में आ बैठा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, शामिर ने उसका कंधा थपका। शामिर एक मीटिंग से वापसी पर घर जा रहा था जब उसे अमाया सिकंदर नाजिश की गाड़ी में बैठती दिखाई दी। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो चाहता तो नज़रअंदाज कर सकता था, लेकिन वो चंद दिनों में दूसरी तीसरी बार देख रहा था। नाजिश मलिक और अमाया की कभी इतनी दोस्ती नहीं रही थी कि वो यूं साथ आउटिंग करें। यकीनन ये कोई और खिचड़ी पक रही है। नाजिश मलिक पर तो उसे कभी वैसे ही भरोसा नहीं था, लेकिन अब अमाया सिकंदर भी उसके शक के दायरे में दाखिल हो चुकी थी। फिलहाल वो उमैर को आगाह किए बगैर उन पर नज़र रखने का इरादा रखता था। नाजिश ने अमाया को उसके फ्लैट के सामने उतारा
اور اگلی ملاقات کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ شاہ میر جو دور رہ کر ان کا پیچھا کر رہا تھا پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ نازش ملک اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اور جو خبریں اسے آج کل اس کے حوالے سے مل رہی تھی ان کے مطابق اس کا اگلا شکار عمیر فرید تھا۔ لیکن یہ اس کی بھول تھی کہ وہ شاہ میر کے ہوتے ہوئے عمیر فرید کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی۔ شاہ میر اپنی آخری سانسوں تک عمیر کی ڈھال بن کر کھڑا تھا، اور اس بات کا اندازہ اسے جلد ہی ہونے والا تھا۔